हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोज मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स मतलब सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स। मैंने यहाँ पे टोटल टॉप 7 सेक्टरल फंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा आप देखिएगा, पूरा डिटेल वीडियो होगा। मैं आपको इसमें रिटर्न के बारे में भी बताऊंगा कि कौन से सेक्टर ने कैसा रिटर्न दिया है और आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और मैं आपको इसमें पूरा डिटेलिंग में बताऊंगा। टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बात करूंगा कि कौन से थीमेटिक मतलब सेक्टरल टॉप म्यूचुअल फंड्स है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है म्यूचुअल फंड, वो है आपका टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड सेक्टर्स होता है। तो जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड सेक्टर, उनका रिटर्न देखेंगे बहुत ही अच्छा खासा है। उसका रिटर्न देखेंगे तो टोटल 21% तक का रिटर्न दे रखा है कंपाउंडेड। अगर आप शुरुआत से देखें मतलब पास्ट 10 साल में, तो ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और अगर आप टॉप टेक्नोलॉजी रिलेटेड म्यूचुअल फंड देखेंगे तो सबसे पहला हो जाता है वो आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सेकंड हो जाता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तीसरा हो जाता है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। तो बेसिकली डिजिटल फंड करते क्या है? डिजिटल फंड जैसे इनका बेसिकली जो 100% जो पोर्टफोलियो होता है वो आईटी रिलेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो आईटी रिलेटेड कंपनीज कौन सी होती है, वो किस पे काम करती है? वो बेसिकली सारी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका मशीन लर्निंग हो गया, आपका रोबोटिक्स हो गया, आपका जो नए नए टेक्नोलॉजी है जैसे सेल्स फोर्स का हो गया, या फिर आपका अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है जिसपे क्रिप्टो करेंसीज काम करते हैं, जो बिटकॉइन हो गया। तो इन सब चीजों के मतलब जो फ्यूचर में बहुत ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी के बिना हम रह नहीं सकते। अभी जैसे आप अभी देख रहे हैं कि जितना सारा ऑटोमेशन आ रहा है दुनिया में, मतलब सारी चीजें ऑटोमेटिकली काम करती है, तो वो सारा टेक्नोलॉजी से ही काम करती है। तो बेसिकली ये देखा जाए तो ये अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है। अगर आप ये तीन म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो इनका जो रिटर्न है 21%। लेकिन मैं आपको लास्ट में पूरी तरीके से बताऊंगा, मैं आपको पूरा मतलब एनालिसिस करके लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा आप ये मत सोचिए कि मैंने अच्छा बोल दिया तो आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। ऐसा नहीं है। मतलब अभी आप पूरा ये वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरे इसमें टोटल 7 सेक्टर्स के बारे में बात करूंगा और इसमें आपको लास्ट में कंक्लूजन दूंगा। तो ये पहला हो गया आपका टेक्नोलॉजी। अब इसका जो रिटर्न है वो 21%, आप नोट करके रख लीजिए। अब सेकंड आपका हो गया वो हेल्थ केयर रिलेटेड म्यूचुअल फंड है। तो हेल्थ केयर बेसिकली आपको पता है कि सबको मेडिकल की मतलब सुविधा चाहिए होती है, मतलब मेडिकल रिलेटेड जैसे दवाइयां हो गई या फिर मेडिकल का कोई इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट। तो मेडिकल रिलेटेड की डेवलपमेंट तो फ्यूचर में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही आधुनिक मतलब इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है मेडिकल सेक्टर में, और इस पे फोकस तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने तो सुना ही होगा, हेल्थ इज वेल्थ। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो टॉप म्यूचुअल फंड्स है वो है, पहला है आपका यूटीआई, जो कि है यूटीआई का हेल्थ केयर फंड। सेकंड हो गया आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स पीएचडी फंड्स। उसके बाद आपका तीसरा हो गया निपॉन इंडिया फार्मा फंड। और चौथा हो गया आपका एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। और इन सब का जो रिटर्न है अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 10 साल में 15.46% का रिटर्न आया है। तो इनका जो रेंज है 15 से 20% तक रेंज है। उससे पहले जो मैंने आपको बताया था जो टेक्नोलॉजी का रिलेटेड फंड है, उनका जो रेंज है 20 से 25%। और इसका जो कंपाउंडेड रिटर्न है वो 15 से 20% है। और इसका जो अभी रिटर्न 10 साल में है वो 15.46% है। टेक्नोलॉजी का 21% था। तो बहुत ही अच्छा खासा टेक्नोलॉजी ने दिया है रिटर्न एज कम्पेयर टू मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में। अब तीसरे की बात करें तो तीसरा है वो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। तो ये जो सेक्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आपके फाइनेंस रिलेटेड जितने भी मतलब सेक्टर्स है, आप देख पा रहे होंगे कि मतलब जितने भी आप म्यूचुअल फंड देखेंगे, मतलब आप लार्ज कैप फंड में अभी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, उनका जो ज्यादातर सेक्टर एलोकेशन फाइनेंस से रिलेटेड ही होता है। तो फाइनेंशियल जो चीजें होती है वो फ्यूचर में बढ़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो आपका सारा प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब सारे सेक्टर्स ठप हो जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ना, ये बहुत ही तगड़ा सेक्टर है अगर मैं देखूं इन सारे सेक्टर्स में। और आप खुद देख लीजिए, आप सारे जो म्यूचुअल फंड्स है, जितने भी आप कॉम्बाइंड म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, मतलब जो लार्ज कैप फंड हो गया या मिड कैप फंड हो गया या स्मॉल कैप फंड हो गया, उसमें ज्यादातर जो एलोकेशन होती है उनकी फाइनेंशियल रिलेटेड ही होती है। तो फाइनेंशियल रिलेटेड अगर देखें तो सबसे पहला जो हो गया इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विस फंड। दूसरा हो गया आपका यूटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। तीसरा हो गया सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड।
चौथा हो गया आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो इसका जो आप देखें, ये जो 4 फंड्स मैंने बताया, इसके जो रिटर्न्स है ना अप्रॉक्स 16% है, और इनका जो रेंज है वही 15 से 20% तक रेंज है, जो मैंने आपको इससे पहले वाला जो हेल्थ केयर में बताया था। तो देखा जाए टेक्नोलॉजी फंड अभी भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है एज कंपेयर टू दीज फंड्स। लेकिन ये फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, ये थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो सारा जितना भी वेल्थ होता है क्रिएट होता है वो फाइनेंशियल रिलेटेड सेक्टर पे ही डिपेंडेंट होता है। जब आप सुनते कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो इस पे ज्यादा आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथा हो गया क्लीन एनर्जी सेक्टर। देखिए ये चीज है ना अभी रिसेंटली बहुत बूम कर रहा है, ये जो सेक्टर है क्लीन एनर्जी सेक्टर जो है ये रिसेंटली बहुत बूम कर रहा है। मतलब ये क्या लोग क्या चाहते हैं कि मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो सस्टेनेबल हो, मतलब हमारा जो फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज ना करके प्रेजेंट को बेटर करना चाहते हैं। तो ऐसा कौन से जो फंड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हो गया आपका टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड। दूसरा हो गया आपका डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड। तीसरा हो गया आपका एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। चौथा हो गया आपका निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। तो बेसिकली ये सारे पावर बेसिस पे ही काम करते हैं, मतलब जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, मतलब सारे एनर्जी बेसिस आप समझ लीजिए। जैसे विंड एनर्जी हो गया, मतलब विंड एनर्जी से कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देना, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देना, जो कि आपका कोई एनवायरमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर पा रहा है। तो हम इस चीज पे जा रहे हैं। आपको मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पुराने वीडियोस आप देख पा रहे होंगे। एक ईएसजी फंड के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। ईएसजी मतलब सस्टेनेबल रिलेटेड फंड जो है, जो फ्यूचर में बहुत इसके फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, क्योंकि लोग जो है ना वो ज्यादातर अब क्या चाहते हैं कि यार एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब कंपनीज हो, मतलब ये नहीं कि एनवायरमेंट को यार पॉल्यूशन बढ़ाए और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाए। तो ये चीजें अभी थोड़ा बहुत लोग इस चीज के लिए अवेयर है। तो ये चीजें जो है थोड़ा फ्यूचर में फेमस होने के चांसेस है। और इनका रिटर्न देखे तो 19.89% तक का रिटर्न है 10 इयर्स में, मतलब 20% तक का रिटर्न है। तो करीब करीब इस टेक्नोलॉजी फंड और आपका ये जो क्लीन एनर्जी सेक्टर जो है, इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है, मतलब 20% तक का रिटर्न दोनों ने दिया है। और देखा जाए तो ये जो फंड सेक्टर है ये भी बहुत ही अच्छा खासा सेक्टर है। लेकिन अभी मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि कौन क्या कैसा है। अब पांचवे की बात करें तो पांचवा जो है वो है कंज्यूमर गुड सेक्टर। तो कंज्यूमर गुड सेक्टर जो होता है, मतलब ये बेसिकली वो सेक्टर होता है कि आपका जैसे मान लीजिए आप डेली यूजेस क्या करते हैं, जैसे क्लॉथिंग हो गया, आपका एसी हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीजें हो गई, मतलब पलंग भी हो गया, वुडन चीजें हो गई, मतलब जो डेली यूजेस लोग करते हैं तो उसका फंड ही है। मतलब सारा जो हम डेली यूज करते हैं, मतलब जो ह्यूमन नेसेसिटीज है, वो सारा कंबाइन करके प्रॉपर फंड बन रखा है, उसका नाम है कंज्यूमर गुड फंड। तो ये जो कंज्यूमर गुड फंड के बारे में अगर बात करें तो टॉप 3 जो फंड है वो है मीरा एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड। सेकंड जो है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफएमसीजी फंड। और तीसरा हो गया आपका कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड फंड। तो बेसिकली अगर इनका रिटर्न देखें तो 18.77% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अगर आप देखें जो कंज्यूमर गुड सेक्टर जो है उनसे करीब करीब 19% तक रिटर्न दे दिया आपको, क्लीन एनर्जी सेक्टर ने भी 20% तक दे दिया, और आपको टेक्नोलॉजी ने 21% तक दे दिया। तो ये जो तीनों फंड है बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है अभी तक। अब सिक्स्थ सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो वो हो गया आपका रियल स्टेट। देखिए रियल स्टेट बहुत ही तगड़ा चीज है, लेकिन अभी जो ये म्यूचुअल फंड में ना बहुत ही यंग है, तो इसको आप कभी जज मत करिएगा, क्योंकि जो रियल स्टेट है मैं आपको बता रहा हूँ, रियल स्टेट में अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है, मतलब बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है, मान लीजिए 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि यार आप म्यूचुअल फंड या गोल्ड सिल्वर या कोई ऐसे स्टॉक्स वॉक्स में ना जाके आप एक प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं आपको ये सजेशन हर वीडियो में देता हूँ कि 70%, मतलब 70% नहीं कह रहा, मतलब जितने भी बिजनेसमैन है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको वीडियो बना के बोलते हैं यार स्टॉक में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, यहाँ लगाओ वहां लगाओ पैसा, लेकिन उनका जो खुद का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें 70% तक का पोर्टफोलियो रियल स्टेट ही होता है, मतलब प्रॉपर्टी खरीद मतलब खरीद के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रियल स्टेट में जो है वो आपको 15% तक का कंपाउंडेड रिटर्न डेफिनेटली मिल जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी के भाव नीचे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वो कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, वो नहीं होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ,
जब मैं खरीदने जाता हूँ कुछ प्रॉपर्टी तो बोलते हैं यार अब यार रेट बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन जब बेचने जाता हूँ यार आजकल रेट है नहीं, मतलब वो ऐसे बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास लेकिन अच्छा खासा रॉ कैश है प्लस सर्वाइवल के लिए भी पैसे है, मतलब ये नहीं कि यार आपके पास 1 करोड़ रुपए बराबर और आपने सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, बाद में फिर अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं है, अब मजबूरी में बेच रहे कम दाम में, तो ऐसा कभी मत करिए। आपके पास ठीक ठाक सा पैसा है तो रियल एस्टेट में जा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जो फंड्स है इसके बारे में बात करें तो एचडीएफसी रियल एस्टेट फंड हो गया पहला, सेकंड हो गया आपका कोटक रियल एस्टेट फंड, तीसरा हो गया आपका एसबीआई रियल एस्टेट फंड, चौथा हो गया आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रियल एस्टेट फंड। अगर इनके 5 साल का पास्ट रिटर्न देखे, क्योंकि इनके मैं बता रहा हूँ ये नया आया है, क्योंकि आपने सुना होगा कि नया स्टॉक भी आया है रीट्स रिलेटेड, जो कि रियल एस्टेट पे है रीट्स, अगर आप इस पे रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बेसिकली ये अभी नया आया है, तो 5 साल का इसका फंड बन रखा है, 6 साल का ज्यादा, तो इसका जो रिटर्न है वो करीब करीब 11 से 12% है। तो आप ये 4 या 5 साल पे इस पे जज मत करिए, मैं आपको बता रहा हूँ रियल एस्टेट जो है डेफिनेटली अगर आप मतलब प्रॉपर्टी वैसे खरीदते हैं तो आपको 15% तक तो रिटर्न मिल जाता है, लेकिन अगर आपका ठीक ठाक लोकेशन में है तो मैं आपको बता रहा हूँ रिटर्न 20% तक तो मिल ही जाता है, अगर आप ठीक ठाक लोकेशन में है प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी आपको 15% तक का तो रिटर्न दे ही देगा अगर आप 10 साल का टाइम फ्रेम चलेंगे, लेकिन 5 साल का दे रखा है तभी इसने 11% या 12% तक रिटर्न दे रखा है। तो ये हो गया आपका सिक्स म्यूचुअल फंड के बारे में। अब सेवेंथ सेक्टर जो हो गया वो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली जो आप देखते हैं ना, सब कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कोई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंपनीज बन रही हैं, जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करता है, सारा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, मतलब जो भी चीजें बन रही है तो वो रिलेटेड वो बेसिकली इस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो अगर आप टॉप इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है फर्स्ट पे, सेकंड है डीएसपी इंडिया टाइगर फंड, थर्ड पे है आपका एचएसबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फोर्थ पे आपका एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसका जो रिटर्न देखे तो 16.73% तक का रिटर्न मिल रखा है, तो इसका जो रेंज है 15 से 20% तक का रेंज है। तो मैंने आपको यहाँ पे टॉप 7 जो सेक्टर बेस्ड फंड्स हैं और जो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कंक्लूजन में बताता हूं, क्योंकि लास्ट में आपको क्या करना क्या चाहिए। देखिए मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि जब आप सेक्टरल फंड की तरफ जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा रिस्क में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ कुछ साल होते हैं, कुछ कुछ 2 या 3 साल होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर का अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो इस चीज में आप ध्यान रखिए कि जब आप सेक्टरल फंड में जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। मतलब आप एक स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मतलब समझ लीजिए स्मॉल कैप फंड में ही आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये इतना ज्यादा रिस्की होता है। आप ये मत सोचिए यार सेक्टरल फंड में तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी होती हैं, मतलब जैसे मान लीजिए अभी मैंने आईटी का ले लिया, मतलब जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उसमें टीसीएस भी होती है, इन्फोसिस भी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो इसमें कैसे मतलब मेरा स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कोई डाइवर्सिफाई नहीं होता है, इसमें प्रॉपर सेक्टर है। और मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रॉपर सेक्टर डूबने के चांसेस मतलब बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए अभी पास्ट 2 to 3 years आप देखेंगे जो ब्रिटेन है यूएसए है वहां की हालत बहुत खराब है। तो वहां की हालत जो खराब है तो वहां से क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे। जो आईटी जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है वो डिपेंडेंट है फॉरेन क्लाइंट्स पे, मतलब फॉरेन के प्रोजेक्ट आएंगे तभी तो वो बढ़ेंगे। तो फॉरेन से जब प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहे क्योंकि उनकी हालत खराब है, तो इससे क्या हो रहा है कि उस प्रॉपर सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो सारा सेक्टर नीचे डूबता है। तो जब एक साथ डूबता है, अभी आप देखेंगे कि जो पास्ट 3 या 4 मंथ्स में करीब के 20 से 25% तक का सेक्टरल फंड गिरा है, वो भी म्यूचुअल फंड में। मतलब वो तो भूल जाइए कि मतलब आपका स्टॉक्स में तो और भी ज्यादा गिरेगा। तो इसमें जो प्रॉपर है मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मतलब जो प्रॉपर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्क ले आपका एपिटाइट है, तो तभी आप सेक्टरल फंड में जा सकते हैं, वरना आप बिल्कुल भी मत जाइए। और अगर आप सेक्टरल फंड में जाना चाहते हैं तो कौन से सेक्टरल फंड में आपके अभी माइंड में आ रहा होगा कौन से सेक्टरल फंड में आप सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे टोटल 7 सेक्टरल फंड बताए, तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन रहेगा, लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि देखिए जो मैं करता हूँ ये नहीं कि आप वही करेंगे तो बाद में मतलब फिर मेरे को ब्लेम करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपको जस्ट पास रिटर्न के हिसाब से आपको फंडामेंटली चीजें बता रहा हूँ कि मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपकी टेंशन नहीं रहेगी और आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि जब आप रिसर्च करके करते हैं, जब आपको पता होता है चीजें, तो आपको जब फ्यूचर में रिटर्न भी मिलता है तो आप खुश होते हैं कि यार मेरे को तो पता ही था, हमें मिल गया। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होता यार अंधाधुना ऐसा पैसा लगा रहे हैं तो वो सट्टा हो जाता है, वो कोई वैल्यू नहीं होती। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा फेवरेट म्यूचुअल फंड है वो है आपका सेक्टरल फंड में, तो सबसे पहला जो है वो है आपका टेक्नोलॉजी।
देखिए टेक्नोलॉजी कभी नीचे नहीं जाएगी, वो हमेशा ऊपर जाएगी, ये आप जान लीजिए। चलिए अभी बुरा फेस चल रहा है, अभी फॉरेन में भी नीचे जा रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यार फॉरेन डूब जाएंगे, कभी ना कभी तो ऊपर आएंगे। अभी प्रॉब्लम हो रहा है, अभी वहां पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, मैंने सुना है कि 10% तक इन्फ्लेशन बढ़ गई है, लेकिन फ्यूचर में उसको कंट्रोल करेंगे तो तब जाके आईटी सेक्टर भी आगे बहुत अच्छा खासा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लमसम करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो यहाँ पे इतना सारा अपना पैसा यहाँ पे मत लगाइए, लेकिन यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ये आगे बढ़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ ये 20 से 21% तक का रिटर्न देती है, और 20 से 25% तक का अगर आपको रिटर्न देती है कंपाउंड रिटर्न, ये कोई कम नहीं है। और ये ऑल टाइम अगर देखें तो इन्होंने 21% तक रिटर्न दे रखा है। तो मेरा जो है, मैं इस पे बुलिश हूँ। जो पहला पहला मेरा सजेशन रहेगा वो होगा आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंड। अब सेकंड जो मेरा सजेशन है वो है क्लीन एनर्जी सेक्टर। देखिए ये जो क्लीन एनर्जी सेक्टर है ना, ये चीज भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जब जब कोई कंपनी, मतलब जो क्लीन एनर्जी रिलेटेड जो सेक्टर की जो कंपनी आती है, उनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब मान लीजिए एक सोलर पैनल की रिलेटेड कंपनी है, ठीक है ना, वो क्या चाहती है कि मतलब मैंने सोलर सोलर पैनल लगा दिया, ठीक है, बहुत सारे सोलर पैनल लगा दिए, उसके बाद वन सोलर पैनल खर्चा करके लगा दिए, उसके बाद जो भी सूरज की किरणें पड़ेगी वो कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे घर में, ठीक है, वो और उसके बाद उससे पैसे लेंगे, ठीक है ना। तो इनका जो एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया सोलर पैनल पे, उसके बाद इनको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं पड़ता लाइफ टाइम। आप देख लीजिए, और उसके बाद भाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो लोग सपोर्ट करेंगे ही फ्यूचर में। मतलब अभी तो अभी देखिए, अभी जो इंडिया है टायर 2 टायर 3 सिटीज है, अभी इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगले 5 या 10 साल में आप देखेंगे कितना क्लीनलीनेस जो है उसमें बढ़ जाएगा, आप देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इस चीज पे जो ये जो प्रॉपर सेक्टर है, जो पावर रिलेटेड सेक्टर है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड सेक्टर है, तो वो चीजें आगे बढ़ेगी, और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिलेगा। और आप देख भी पा रहे होंगे कि 5-10 साल में इन्होंने 20% तक का रिटर्न दे रखा है, जब बाकी सेक्टर में। तो ये मेरा सेकंड चॉइस रहेगा। उसके बाद जो मेरा जो फेवरेट रहेगा वो होगा थर्ड पे, फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड सेक्टर। देखिए फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड सेक्टर जो हो गया, वो मेरे को मतलब आप बोलेंगे रिटर्न तो 16 से 17% तक ही दे रखा है, तो इतना ज्यादा नहीं दे रखा है एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी फंड या फिर क्लीन एनर्जी फंड। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो फाइनेंशियल रिलेटेड सेक्टर है ना, ये ही पूरी जो स्टॉक मार्केट है, पूरी जो चीजें फंड्स है, ये सारी चीजें यही चलाता है। अगर ये डूब जाएगा ना तो सब पे इंपैक्ट पड़ेगा। अब देख लीजिए आईटी कंपनी डूब गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, आईटी कंपनी अभी टेम्परली डूबी है। लेकिन जब ये फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा बहुत भी इसमें हलचल मचता है, तो इनडायरेक्टली दूसरी चीजों में भी हलचल मतलब मचने लग जाता है। आप एग्जांपल ले लीजिए, 2008 में जब इंसेप्शन आया था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में कितना प्रॉब्लम आया था, मतलब तब दूसरे पूरे ही सारे स्टॉक मार्केट ही कदम 50 से 60% तक गिर गई थी। तो ये जो चीजें हैं, ये सेक्टर जो है थोड़ा सेफ सेक्टर है, मतलब इस पे पूरा डिपेंडेंट रहता है मार्केट। तो आप ये थर्ड पॉइंट में इसको कंसिडर कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट में जो मेरा है वो है रियल स्टेट और कंज्यूमर गुड। इसमें आपको 15 से 18% तक इजिली मिल जाता है। कंज्यूमर गुड आप लीजिए, आपको डेली डेली यूज तो चीजें आपको चाहिए ही होती है, जैसे मैंने बताया क्लॉथिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई, आपके वुडन चीजें हो गई, तो ये चीजें तो जरूरत ही पड़ती है। और रियल स्टेट तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब जमीनें अभी भल अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये देने में पोटेंशियल रखता है, क्योंकि आप ये सिर्फ 5 साल का भी देख रहे हैं कि इसने 11 से 12% तक रिटर्न दिया है। तो ये जो मैंने आपको टोटल फंड्स बनाए बताए, ये थोड़े अच्छे खासे रिटर्न दे देते हैं लॉन्ग रन में। आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन आप लॉन्ग रन के लिए वेट करें। देखिए बहुत ज्यादा रिस्की होता है, आपको 10 साल का टाइम फ्रेम चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पुराने वीडियोस में भी बता रखे हैं, जो जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसका जो टाइम फ्रेम आपको मिनिमम 10 साल है, तभी जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपके पास टाइम फ्रेम इतना ज्यादा नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट ये ना करें, तो आप जाके लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं या फिर इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। तो ये जो है ये स्मॉल कैप कैटेगरी को ही इसको मान लीजिए, ये मत समझिए कि इसमें बड़ी कंपनीज भी है, तो आपका जो फंड है, मतलब जो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है। ये नहीं है, आपको 10 साल 10 साल तक का आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम फ्रेम है तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको 4 से 5 टॉप फंड्स बताए। लेकिन आप खुद रिसर्च भी करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।